हेलो नमस्कार। तो वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज है आपका 4 सितंबर 2023 और आपके सामने है द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि आज मंडे है। तो हम पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं आज की न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो आपका यहीं से बनता है, व्हाट इज़ डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वन नेशन वन इलेक्शन पिछले कह लीजिए कि 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, या जब से आपका गवर्नमेंट ने आपका स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया है तब से ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक। तो आज जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ठीक। अब देखिए 2 तरह के इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, ठीक है। एक होता है हमारा लोकसभा इलेक्शन यानी एमपी का इलेक्शन, ठीक। दूसरा हमारा होता है विधानसभा इलेक्शन यानी एमएलए का इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है। इससे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, ठीक, प्रधानमंत्री, ठीक, जो भी हमारे मोदी जी हैं। इससे हमारा विधानसभा बनता है, जो कि आपका कह सकते हैं जितने भी स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए तो ऐसे, तो देखिए 2014 से इलेक्शन हुआ होगा, ठीक। और 2019 में फिर एक इलेक्शन हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। 2014 में मोदी जी, 2019 में मोदी जी, ठीक। उसके पहले भी 2009 में कांग्रेस जीती थी, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट में सबका अलग अलग है, ठीक। यानी अब देखिए कि कुछ दिन पहले आपका स्टेट में इलेक्शन आपका कह लगते हैं पिछले साल कि यूपी में हुआ था, ठीक। उसके पहले आप कह सकते हैं गोवा में हुआ था, पंजाब में हुआ था, ठीक। तो ये सब इलेक्शन जो हुआ था ना, ये सब क्या है, अलग अलग एमएलए का इलेक्शन है, ठीक। तो ये है क्या, अब देखिए दोनों अलग अलग है, ये एक टाइम पे तो हो नहीं रहा, ठीक। क्योंकि देखिए हमारा इलेक्शन 2019 में हुआ था सेंट्रल का, ठीक। और अब इलेक्शन क्या होगा 2024 में, ठीक। विधानसभा में ऐसा नहीं है, 2020 में यूपी में हुआ था, 2022 में यूपी में हुआ था, इसके पहले 2017 में यूपी में हुआ था। देखिए अलग अलग डिफरेंस है, ठीक। वैसे ही आपका पंजाब में हुआ था, वैसे आपका गोवा में हुआ था, और वैसे आपका हिमाचल में हुआ था, ठीक है। तो और अब अभी आने वाले टाइम में देखिए अब एमपी में इलेक्शन है, ठीक। तो ये अलग अलग कहानी है। उसके बाद देखो कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई है, ठीक। जिसको क्या करने के लिए कमेटी बनाई है, ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, जिसका हेड आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया, ठीक। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इसको पूरा कमेटी को कि आप एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके बताइए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या मेरिट हैं और क्या क्या डिमेरिट हैं, ठीक। तो ये मेरिट और ये डिमेरिट की बात बताने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक। और क्या इसको लागू करने पे क्या इसके मेरिट होंगे, क्या इसके डिमेरिट होंगे, ये गवर्नमेंट ने कमेटी वाले को बोला है, ठीक है। तो अब बेसिकली समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए जैसे ही वन नेशन की बात करता है ना, तो देखिए ये कह रहा है कि एक ही इलेक्शन, मतलब एक ही इलेक्शन कहने का मतलब कि एक ही टाइम पर आपका लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन साथ में करा दिया जाए, ठीक। इसको आपको कहेंगे फिर वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन कहेंगे तो फिर होगा क्या, तो देखिए ऐसा नहीं है कि इसके पहले इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कह लीजिए कि कुछ सालों तक हमारा वन नेशन वन इलेक्शन ही टाइप का चल रहा था, ठीक। लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़े से चेंजेस आ गए, ठीक। जैसे आप बात कर लिया जाए कि आज़ादी के बाद हमारा पहली बार इलेक्शन 1952 में हुआ था, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन था, ठीक। यानी एमपी के भी इलेक्शन थे और एमएलए के भी इलेक्शन थे, ठीक। उसके बाद कब हुआ, 5 साल बाद 1957 में भी आपका इलेक्शन रहा, ठीक। वो भी आपका कब हुआ कि सेम ही चला, ठीक। उसके बाद आपका बना, 1 मिनट मैं ऐसे कर देता हूँ आपके लिए, 1952, ठीक। फिर 1957, ठीक। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली जब इलेक्शन हुआ था एक साथ में, तो आपका कह सकते हैं कब हुआ था, 1962, यानी जब हमारा लगभग चीन से वार चल रहा था, ठीक। तो ये जब हुआ आपका 57, 52, 57, 62, फिर आपका हुआ 67, ठीक। अब 67, 68 पे जब इलेक्शन हुआ वहाँ पर कहानी बदल गई। वहाँ पे कहानी ये बदल गई कि तब तक आते आते कुछ सरकारों में क्या हुआ कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट, कुछ स्टेट में गवर्नमेंट क्या हुआ, गिर गई, कुछ स्टेट में गवर्नमेंट बनी, कुछ में सरकार गिर गई, कुछ में प्रेसिडेंट रूल आ गया। तो आगे पीछे कहानी आपका बन गया, ठीक है। इसलिए जब 1900
1967 में जब इलेक्शन होने आया लोकसभा का, तब कई राज्यों के इलेक्शन आपस में नहीं हो रहे थे, ठीक, क्योंकि उनके इलेक्शन में बीच में ही सरकार टूट के बनी थी, तो वो फिर आपको 5 साल कंप्लीट करेंगे तभी तो वो आगे की नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्टेटों में इलेक्शन नहीं हो पा रही थी जब लोकसभा इलेक्शन एक साथ हो रहा था। तो अब देखो, इसको ऐसे आप समझो कि देखिए इसका फिर फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम देखिए इसके दो चीज़ देख लेते हैं, एक हम इसके एडवांटेज देखेंगे, दूसरा हम इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। तो पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज की बात में हमें ये पता चलेगा कि देखिए जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका फाइनेंशियली बजट में रहेगा, यानी आपका फाइनेंशियली बजट बहुत कम होगा, ठीक। कैसे? क्योंकि देखिए एक इलेक्शन करवाने में ना बहुत पैसे लगते हैं, ठीक। आप लोग को लग रहा होगा कितना ही लग रहा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये लगा लीजिए कई देशों के जीडीपी के बराबर है यहाँ इंडिया में एक इलेक्शन करवाना, ठीक है। यानी आप 2014 का एग्जाम्पल लीजिए, तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था आपका लोकसभा का, जिसमें हमारे मोदी जी चुन कर आए थे, ठीक। तो उस इलेक्शन में लगभग आप देख लीजिए तो कहा जाता है कि 3,870 करोड़ लगे थे, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए 2014 के इलेक्शन में लगे थे, ठीक। अब एक इलेक्शन में इतना पैसा लग जाना, फिर उसके बाद कोई और इलेक्शन है विधानसभा का, फिर उसके बाद देखिए आपका 5 साल के बाद तो उसका इलेक्शन होगा ही, ठीक। लेकिन अब देखिए कि ये आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए इलेक्शन है, ठीक। और वहीं अगर आप बात कर लीजिए किसी स्टेट का, तो बिहार में देखिए हाल ही में आपका चुनाव हुआ था 2020 में, ठीक। तो उस समय कहा जाता है कि लगभग 300 करोड़ का खर्च आया था बिहार के चुनाव में, ठीक। तो देखिए अगर ये दोनों इलेक्शन एक साथ होते तो थोड़ा सा तो पैसे की कमी होती, ये बात की जा रही है, ठीक। अब देखिए जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन बोर्ड है, वहाँ से ये कहने को मिला है कि देखिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ करवाए जाएं तो टोटल जो आपका कॉस्ट बैठेगा ना, वो कम से कम आपका 4500 करोड़ रुपए बैठेगा, ठीक। यानी आप देख लीजिए मोटा मोटी आपका कि जो इलेक्शन जो आपका लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है उसी खर्चे में लगभग आपका पूरे राज्यों का भी इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतने की बात कर रहा है, ठीक। और ऑफकोर्स फाइनेंशियली की कमी होगी, बजट बहुत हमारा कम में ही हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एक तरह से एडवांटेज समझिए, ठीक। अब देखो इसको आगे आप ऐसे देखो कि ये तो आपका बजट हो गया, ठीक। अब बजट के बाद देखिए जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह सब अपने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, ठीक। तो जब सब अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, सबके पॉलिटिकल पार्टी के जितने नेता हों उनका भी पैसा खर्च होता है, तो ऑफकोर्स उनके नेताओं के पैसे कम खर्च होंगे उसके बाद, ठीक। उसके बाद अगर आपका दूसरा रीज़न बताया जाए तो दूसरा रीज़न है कि जो गवर्नेंस है, जो सरकार हमेशा काम करते रहती है और जो इलेक्शन बार बार होते रहेगा, तो वो नेताओं जो जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हैं, ठीक, वो क्या होगा आपका ये कह लीजिए कि हर टाइम इलेक्शन होते रहता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी इलेक्शन में ही जाते हैं और टू बी ऑनेस्ट लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन कहा क्या जाएगा कि अगर एक बार इलेक्शन हो जाता है तो गवर्नेंस आपके ठीक से काम करेगी, वो आपका डेवलपमेंट पर फोकस करेगी, ना कि इलेक्शन पर फोकस ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये आपका मानना है, ये आपका हो गया 1 2 3 मेरिट हो गए, ठीक है। एडवांटेज इन फेवर आप कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, ठीक। अब देखिए आगे जो कह रहा है कि अगस्त 2018 में एक रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, ठीक, जिसको चेयर किया गया था BS चौहान के द्वारा। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये बात कहा है कि असेंबली लोकसभा और स्टेट असेंबली को कम से कम खर्च लगेगा, यानी 50% कह सकते हैं आपका पैसा कम हो जाएगा अगर दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं तो, ठीक। 2018 में ये बनाया गया था, ठीक। अब आगे जो बात है देखिए, आगे जो कह रहा है कि देखिए ये आगे इसका कंसर्न क्या होगा। अब हमारे डिमेरिट पे चलते हैं, ठीक है, कि इसका प्रॉब्लम। अब देखो इसका जो डिमेरिट है वो देखो, डिमेरिट में आप देख लीजिएगा, डिमेरिट में आपका कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हैं तो आपका जो MLA का इलेक्शन होता है विधानसभा का, स्टेट इलेक्शन का,
उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक, क्यों इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा कि देखिए जो स्टेट्स के मुद्दे हैं, जो किसी पर्टिकुलर राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे आप ले लीजिए बिहार के मुद्दे अलग होंगे, एमपी के मुद्दे अलग होंगे, ऑफकोर्स महाराष्ट्र के मुद्दे अलग होंगे। ठीक, तो अगर जब वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ मर्ज करोगे तो अब क्या होगा आपके साथ कि सेपरेट इम्पोर्टेंस और सेपरेट एजेंडा या किसी सेपरेट प्रॉब्लम पे वोट नहीं पड़ पाएगी। ठीक, यानी किसी वहाँ का इशू क्या है, यहाँ का इशू क्या है, वोट नहीं हो पाएगा उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपका है कि आपका इम्पोर्टेंस नहीं होगा। ठीक, आपका फिर कह सकते हैं कि इशू जिस बेस पे आपको इलेक्शन होंगे वो इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। दूसरा है कि आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो आप सिर्फ सबको इंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब वन नेशन वन इलेक्शन पे आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ लोकसभा और विधानसभा को मिला रहे हैं। ठीक, आपका पंचायत का चुनाव कहाँ गया, आपका म्यूनसिपैलिटी का चुनाव कहाँ गया, यानी लोकल चुनाव तो आपने लगा ही नहीं, उसको तो आपने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन तो है ही नहीं है। तो इसलिए ये सारे आर्गूमेंट हैं जो कह सकते हैं इनके डीमेरिट में आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा आज का ये आर्टिकल। चलते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। ठीक, तो आपका नेक्स्ट एडिटोरियल जो है वो आपका ये है, स्टेटस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो देखिए राष्ट्रीय इन्फॉर्मेशन एक्ट का बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं, इसके डेटा की बात कर रहे हैं कि अभी इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये जो आपका कहता है, ये कह रहा है कि देखिए हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट। ठीक है, अब देखो आगे, तो आगे क्या होता है कि 1976 में, ठीक, एक केस आता है। ठीक, ये आपका कौन सा केस आता है, राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है अंडर 19। ठीक, वो बताती है कि आप राइट टू फंडामेंटल्स को, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी कंट्री है। ठीक, इंडिया जो है हमारा ऑफकोर्स एक डेमोक्रेसी कंट्री है, और इसका जो पावर है लोगों के हाथ में, यानी जनता के हाथ में। ठीक, पीपल के हाथ में। ठीक, तो इसको कम से कम जनता को ये कह सकते हैं राइट तो होनी चाहिए कि उनको पता चले कि उनके टैक्स के पैसे या उनके पैसे ये गवर्नमेंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। ठीक, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में कहा। ठीक, अब ये बात 1976 में कहा, उसके बाद क्या हुआ कि ये बात 1976 में हुआ, और इसको एक्ट में लाने के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई बनाने के लिए, एक नया लॉ बनाने में गवर्नमेंट को कितने साल लग गए, लगभग आप लगा लो गवर्नमेंट को 30 साल लग गए, और जाकर के 2005 में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनता है। ठीक, जो एक फंडामेंटल राइट के तहत आता है। ठीक है, अब इस एक्ट की खासियत क्या थी, तो इस एक्ट की जो खासियत थी 2005 में जो बन के आया, ये एम्पावर करती थी किसी भी नॉर्मल सिटीजन को कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नमेंट से, और पूछ सकता है उनके काम काज के बारे में। ठीक, और ये आपका मीडिया और जो भी मतलब कह सकते हैं सिटीजन्स नॉर्मल जो ये लोग क्या काम कर रहे थे, फिर ये करप्शन को अनकवर कर रहे थे, उजागर कर रहे थे, खुलासा कर रहे थे कहाँ करप्शन हो रहा है, या कहाँ आपका किसी वर्क प्रोग्रेस में आपको कह सकते हैं हर्डल हो रहा है, या उसकी रोक दिया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं किसी भी काम के करने में, कोई भी रोड बन रही है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके खर्च कितने लग रहे हैं, नॉर्मल सिटीजन को पावर था पता करने के लिए। ठीक है, और ये किससे पूछ सकते थे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से पूछ सकते थे आपका, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में चाहे कोई भी हो, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते थे। एक सेकंड, हाँ, तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं थे। ठीक, तो ये आपको ओवरऑल इसकी बात कर रहा था। ठीक, आगे ये कहता है कि ये अभी की बात कर ली जाए तो अभी आपका जो रिपोर्ट ये कहता है कि जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक, इसमें बहुत सारे आपका क्या एनजीओ जो आते थे आपका, और कह सकते हैं कि कई आपके क्या कह सकते हैं कम एनजीओ हो गए, कई आपके ट्रस्टी हो गए जो आपको
गवर्नमेंट के वेलफेयर में काम कर रही हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ़ायदेमंद का काम था। उनके लिए फ़ायदेमंद का काम क्या था कि उनको क्वेश्चन पूछने में आसानी होती थी किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए, तो फिर इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये आपका अभी कह सकते हैं कि ये आपका कारण है अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। ठीक है, अब ये जो मेन यहाँ पर की पॉइंट्स है उसको देखिए। उसमें देखिए कहता है आरटीआई एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेड कहता है डिपेंडेंट ऑन सबऑर्डिनेट रूल मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, फॉर इंस्टेंस सिंपल मैटर ऑफ व्हाट पेमेंट मेथड अ पब्लिक अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट इज लेफ्ट टू अ डिसाइड। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आरटीआई एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड ऑनलाइन लार्जली रिमूव सम बैरियर। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि कुछ बैरियर हटा दिया गया जब से आरटीआई को ऑनलाइन किया गया। ठीक, नहीं तो ऐसे ऑफलाइन में आरटीआई में आप कभी एप्लीकेशन लिख के भेजते थे या उस जगह जाते थे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन जब ऑनलाइन आया, ऑनलाइन आपके पास प्रोवाइड मिल गया कि आप ऑनलाइन पूछ सकते हो, तब थोड़ा सा लोगों के पास एक बूस्ट, पावर को कह सकते हैं कि बूस्ट मिला। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग अनकॉमन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिटीजन कैन सिंपली फाइल अ रिक्वेस्ट ऑनलाइन एंड पे विथ यूपीआई। हाउएवर मेनी स्टेट डू नॉट हैव अ ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। लेकिन जबकि क्या बात कर सकता है कि आपको कई स्टेट के पास ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। ठीक, बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, जब उनके पास आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, उसके लिए उनको ऑफलाइन ही भेजा जाता है कोई एप्लीकेशन लेकर के। वाइल एक्टिविस्ट हैव लॉन्ग वार्नड ऑन वीकनिंग ऑफ आरटीआई, मोस्ट ऑफ द डैमेज देयर हैव बीन सीन इज नॉट मेयरली फॉर द चेंजेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिस्चार्ज ड्यूटी। यानी देखिए कह रहा है कि कई सारे जो अथॉरिटी हैं वो आपका क्वेश्चन उस बेसिस पे पूछते थे जो आपको उनको पूछने का हक नहीं मिल रहा था, जो आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन में पूछ रहे थे, जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता था। ठीक है, इसके लिए एक अच्छा सा काम हुआ। ठीक है, उनको ऑनलाइन ला दिया गया। ठीक, तो ये ओवरऑल आर्टिकल रहा आपका किसका, आरटीआई का, और ये रहा आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर आज। तो ये आपका दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको डिस्कस कर दिया गया है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। एंड प्लीज़ हाँ, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग को भी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।